हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर को। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखने हैं कि किन किन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और किस तरह से वो फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। उसके बाद हमें फेज रूल देखना है और उस फेज रूल को अप्लाई करना है हमें सल्फर सिस्टम पे। राइट, तीसरा हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना है, फेज डायग्राम विच इज अ प्रेशर टेम्परेचर कर्व। और उसके बाद उस फेज डायग्राम को स्टडी करना है। उस फेज डायग्राम में जितने भी कर्व्स, पॉइंट्स और एरियाज इन्वॉल्व है वो किस चीज को और किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको हमें स्टडी करना है। तो ये चार काम करने फेज डायग्राम ऑफ सल्फर को स्टडी करने के लिए। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फर से। तो देखो, जो सल्फर होता है ना, वो हमारे पास दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास होता है रोम्बिक सल्फर और एक हमारे पास होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। राइट, जो रोम्बिक सल्फर होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, विच इज 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इस पे कंप्लीट रोम्बिक सल्फर, इसमें जो रोम्बिक सल्फर है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि इस टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, इस टेम्परेचर से ऊपर होगा तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। तो और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा। राइट, तो ये हमारे पास होता है सल्फर के एलोड्रॉप्स और इनके आपस में इंटरकन्वर्जन, एंड ये टेम्परेचर हमारे पास होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज रूल की। देखो, फेज रूल हमें ना गिब्स ने दिया था, गिब्स फेज रूल। एंड अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, एफ इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू होता है। अब यहाँ पे देखो एफ क्या होता है, एफ हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन देती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। राइट, कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत है वो हमें एफ बताता है। सी हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं कि सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मींस किस किस कॉम्पोजिशन के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पी हमें फेजेस बताता है, कितने डिस्टिंक्ट फेजेस है सिस्टम में। तो ये हमारे पास होता है फेज रूल। अगर हम सल्फर को फोकस में रखें तो सल्फर जो है वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो सी की वैल्यू हुई 1, बिकॉज सल्फर इज वन कंपोनेंट सिस्टम। मींस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी कॉम्पोजिशन एस है, मींस सल्फर ही प्रेजेंट है, तो एक कंपोनेंट सिस्टम हुआ। फेजेस की बात करें तो सल्फर सिस्टम में चार फेजेस होते हैं। पहला हमारे पास होता है रोम्बिक सल्फर, जिसे हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। देन हमारे पास सल्फर लिक्विड होता है और हमारे पास सल्फर वेपर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। ये हमारे पास होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ये हमारे पास होता है लिक्विड सल्फर, और ये हमारे पास होता है सल्फर वेपर्स। तो ये हमारे पास चार फेजेस होते हैं सल्फर के, एक कंपोनेंट होता है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस फेज रूल में पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा 1 माइनस 4 प्लस 2 विच विल कम आउट टू बी -1। अब ये एफ की वैल्यू, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका नेगेटिव आना इज अ मीनिंगलेस थिंग। इसका क्या मतलब है कि देखो एफ जो है वो जीरो हो सकता है, मीन्स कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सल्फर सिस्टम में जो चार फेजेस हैं वो चारों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक टाइम पे तीन फेजेस विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, थ्री फेजेस विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये एफ का नेगेटिव आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि चारों फेजेस एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम पे, एक टाइम पे तीन फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। राइट, तो ये है हमारे पास फेज रूल। नेक्स्ट हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखो, फेज डायग्राम जो होता है, हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर कर्व होती है जिसमें वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर होता है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होता है। ये प्रेशर जो होता है वो एटीएम में हम रिपोर्ट करते हैं, ये टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो देखो कर्व किस तरह से होते हैं हमारे पास, इस तरह से कुछ हमारे पास कर्व होती है। इसको थोड़ा सा और सही से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कर्व होती है। अब हम इसके पॉइंट्स को नेम करते हैं। ये सपोज हमारे पास पॉइंट ए, दिस इज ए, बी, सी, डी,
इसको ई नाम देते हैं, इसको एफ देते हैं। तो ये हमारे पास है फेज डायग्राम। अब देखो इस रीजन में हमारे पास रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, एस आर मीन्स रोम्बिक सल्फर। इस रीजन में हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। इस रीजन में हमारे पास लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट करता है जिसे हम एस एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड सल्फर। और यहाँ पे हमारे पास सल्फर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखना, मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ पे लिक्विड सल्फर, यहाँ पे सल्फर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ए बी को बैक एक्सटेंड करना है। इसको हम देखेंगे हम क्यों कर रहे हैं। ई एफ को बैक एक्सटेंड करना है और सी डी को बैक एक्सटेंड करना है। इन तीनों को बैक एक्सटेंड करने पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसे हमने नाम दिया जी। अब देखो ये हमारे पास कंप्लीट फेज डायग्राम है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं कर्व्स की, इसमें हमारे पास ए बी कर्व है, बी सी कर्व है, सी डी है, सी ई है, बी ई है, ई एफ है। ये हमारे पास 6 कर्व्स हैं जिसे हमें देखना है कि कौन सी कर्व किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास कुछ मेटास्टेबल कर्व्स हैं, बी जी, सी जी और ई जी। ये हमारे पास जो डॉटेड कर्व्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटास्टेबल कर्व्स। इनको भी हम देखेंगे कि मेटास्टेबल कर्व्स का क्या मतलब होता है। अभी सिर्फ इस डायग्राम को हम बाइफरकेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें स्टडी करनी है। उसके बाद कर्व्स के बाद हमें कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना है जो हमारे पास है बी, सी, ई और जी। बी, सी, ई और जी, इन 4 पॉइंट्स को हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट हमें एरियाज को स्टडी करना है। एरियाज में एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है। देखो कौन से एरियाज, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, जहाँ पे सिर्फ रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमें एफ ई सी डी को स्टडी करना है। उसके बाद हमें स्टडी करना है बी सी ई एरिया को। उसके बाद उसके बाद ये 3 कर्व्स हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको जहां पे सल्फर वेपर्स में एग्जिस्ट करे। ये हमारे पास 4 एरियाज हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 3 मेटास्टेबल कर्व्स हैं और 6 नॉर्मल कर्व्स हैं। ठीक है, तो हमें इन सबको स्टडी करना है कि कौन सा कर्व, पॉइंट, एरिया किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो कर्व से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कर्व की बात करते हैं, ए बी कर्व की। ए बी कर्व को ध्यान से देखना, ये हमारे पास है ए बी कर्व। ये किसके बीच में है, ये हमारे पास इस साइड सल्फर रोम्बिक है और इस साइड हमारे पास सल्फर वेपर्स है। तो ये जो कर्व है ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रही है। ए बी कर्व इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रही है सल्फर रोम्बिक सल्फर के बीच में और वेपर सल्फर के बीच में और सल्फर वेपर्स के बीच में। तो ये कर्व किस किस के बीच में, एस आर और एस वी मीन्स रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास वेपर्स है, यानी कि कर्व हमें सब्लिमेशन कर्व बता रही है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर, एस आर। रोम्बिक सल्फर के सब्लिमेशन क्या होते हैं, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्जन। और ये सॉलिड रोम्बिक सल्फर जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है मींस इक्विलिब्रियम में है, तो ये सब्लिमेशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बीसी को स्टडी करते हैं। बीसी देखो, बीसी कर्व कहाँ पे है, ये हमारे पास है बीसी। अब ये बीसी कर्व किस किस के बीच में है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस साइड हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, इस साइड हमारे पास सल्फर वेपर्स है। तो बीसी इक्विलिब्रियम शो कर रही है मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर्स के बीच में। यहाँ पे भी सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन है, तो ये कर्व भी जो है हमें सब्लिमेशन रिप्रेजेंट कर रही है। बट किसकी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर, दैट इज एसएम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सीडी कर्व को देखते हैं। ये हमारे पास है सीडी कर्व। ये किस किस के बीच में है, ये लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में है। तो देखो जो हमारे पास सी डी कर्व है वो हमें क्या शो कर रही है, इक्विलिब्रियम बिटवीन सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर्स। अब देखो लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन को बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, तो ये सल्फर की वेपोराइजेशन कर्व है, वेपोराइजेशन कर्व, राइट, मींस लिक्विड और वेपर की कन्वर्जन हो रही है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट कर्व को, विच इज बीई कर्व। अब देखो इसमें बीई की बात करते हैं। तो देखो बीई कर्व किस किस के बीच में, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में कर्व है। यहां पे हमारे पास है बीई, ये बीई किसके बीच में है, बीई कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम शो करे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में। और ये प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन प्रोसेस होता है। तो ये कर्व हमें ट्रांजिशन कर्व शो कर रही है, ये है ट्रांजिशन कर्व, मींस दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स की इंटरकन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही है बीई कर्व, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीई कर्व की। सीई कर्व कौन सी है, ये हमारे पास सीई कर्व है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में शो कर रही है, लिक्विड सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में।
ये सॉलिड टू लिक्विड यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट ना। सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन कर्व। नेक्स्ट हमारे पास लाइन आती है यहाँ से ईएफ कर्व, और ये ईएफ कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईएफ कर्व। ये देखो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर आपस में इक्विलिब्रियम पे है, तो ये हमें किसकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें फ्यूजन कर्व है बेसिकली रोम्बिक सल्फर की, राइट ना, क्योंकि रोम्बिक सल्फर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन और दैट मींस इट इज फ्यूजन कर्व, और किसकी, रोम्बिक सल्फर की। तो ये हमने सारी नॉर्मल कर्व्स की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं मेटास्टेबल कर्व्स की। तो देखो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइंस है ना, जो है बीजी, सीजी और ईजी, ये हमारे पास है मेटास्टेबल कर्व्स, मेटास्टेबल कर्व्स, जो कि बैक एक्सटेंड करके मिली है हमें। ए बी को बैक एक्सटेंड करके हमें बीजी मिली है, सी डी को बैक एक्सटेंड करके सीजी मिली है, और ई एफ को बैक एक्सटेंड करके हमें ईजी कर्व मिली है, राइट। इनको बैक एक्सटेंड करके हमें ये मेटास्टेबल कर्व्स मिली है। अब हम बात करते हैं मेटास्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है। तो देखो मेटास्टेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, और मेटास्टेबल स्टेट की बात करते हैं, एक ऐसी स्टेट जो कि काइनेटिकली तो फिजिबल है, जो कि काइनेटिकली फिजिबल है बट थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल है, बट थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। अब इसका क्या मतलब है, काइनेटिक फिजिबिलिटी और थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबिलिटी का क्या मतलब है। देखो इसको ध्यान से समझते हैं। सपोज मेरे पास ना, सपोज वाटर है, वाटर हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करता है, बट अगर हम इसकी सडन कूलिंग करें, सडन कूलिंग का मतलब है एकदम से अचानक से कूलिंग करें, और वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, मीन्स लिक्विड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू सडन कूलिंग वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, मींस आइस नहीं बने, वो अभी भी सुपर कूल्ड वाटर है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, जो थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल नहीं है बट काइनेटिकली फिजिबल है, राइट। तो होता क्या है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है तो ये -2 से कहाँ जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगी, और उसके बाद वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो मेटास्टेबल स्टेट्स कब आती हैं, ड्यू टू सडन चेंजेस। अगर हम कभी भी सडन कूलिंग और सडन हीटिंग कर दें, सो ड्यू टू सडन कूलिंग और सडन हीटिंग की वजह से हमारे पास आती है मेटास्टेबल स्टेट्स, राइट। तो मेटास्टेबल हमने क्या क्या बात की मेटास्टेबल के बारे में। पहली बात है काइनेटिकली फिजिबल होती है बट थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल होती है, और कैसे अचीव की जा सकती है, ड्यू टू सडन कूलिंग और सडन हीटिंग से हम इसे अचीव कर सकते हैं। अब इसको एक तरह से वो समझ सकते हैं। तो देखो सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो वेपर्स बन जाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने वाटर की सडन हीटिंग की, कि हमने उसको अचानक से हीट किया और वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड है, वेपर्स नहीं बने हैं। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट, मींस ये अभी भी जो है, मतलब ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है बट काइनेटिकली फिजिबल है। तो अभी मेटास्टेबल स्टेट लेस स्टेबल स्टेट होती है, ये 102 से पहले 100 पे जाएगा, फिर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हमेशा याद रखना, कूल सडन हीटिंग और कूलिंग की वजह से ऐसी स्टेट अचीव हो जाती है जो थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल होती है। अब हम इन मेटास्टेबल कर्व्स को देखते हैं कि किस किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो सबसे पहले हमने सबसे पहली कर्व मेटास्टेबल कर्व की बात करते हैं, विच इज बी जी। ठीक है, तो पहले हमारे पास है बीजी। बीजी कैसे मिली, हम ए बी के रास्ते पे जा रहे थे बट हमने इसको बी पे ना रोके सडन कूलिंग कर दी, या सडन चेंजेस की वजह से जी पॉइंट मिल गया हमें, मींस ये बीजी तक प्रोसीड कर गई। उसके बाद ये फिर वापस आएगी बी पॉइंट पे, और उसके बाद फिर ये नॉर्मल पाथ प्रोसीड करेगी बीसी। होगा क्या, सडन चेंज की वजह से ए बी जो पाथ ऐसे जा रहा था वो ए बी सी बी सी पे ना जाके वो बीजी पे चला गया। उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट अचीव होने के बाद ये फिर वापस आएगा बी पे, और उसके बाद अपना नॉर्मल पाथ बीसी को कंटिन्यू करेगा। तो बीजी क्या है, बीजी उसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस ए बी क्या था, ए बी में हमारे पास सल्फर रोम्बिक और हमारे पास सल्फर वेपर्स जो थे वो इक्विलिब्रियम पे थे। बीजी क्या है, बीजी है मेटास्टेबल सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। हो क्या रहा है, रोम्बिक सल्फर की सब्लिमेशन हो रही है, बिकॉज प्रोसेस ए बी ही है। बीजी जो है वो ए बी को ही एक्सटेंड करके बना है, इसी की मेटास्टेबल स्टेट है। प्रोसेस ए बी ही रहेगा, सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर्स इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे, बट वो मेटास्टेबल स्टेट तक चले जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं सीजी कर्व की बात करूं,
तो Cg जो है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, Cg Cd के ही पाथ को फॉलो कर रहा है। और Cd क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, Cd लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि ये वेपोराइजेशन कर्व थी। तो Cd हमारे पास वेपोराइजेशन कर्व थी, तो Cg क्या होगा, ये मेटास्टेबल वेपोराइजेशन कर्व होगी। किस किस की, लिक्विड सल्फर की और सल्फर वेपर्स की। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस जो कर्व नॉर्मल थी उसको बैक एक्सटेंड किया है तो वो मेटास्टेबल कर्व बन गया है। तो इसको Cg को कैसे देखना है, Cg को Cd का ही एक्सटेंडेड वर्जन मानना है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं Eg की। तो देखो Eg हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Eg बैक एक्सटेंडेड है Ef का, यानी कि हमने Ef को बैक एक्सटेंड किया है तो हमें Eg मिला है। Eg जो है वो EF से आया है, और EF किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सल्फर रोम्बिक सल्फर और सल्फर लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ये फ्यूजन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। EF की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, EF फ्यूजन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है रोम्बिक सल्फर के, फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो Eg किसको रिप्रेजेंट करेगा, Eg मेटास्टेबल फ्यूजन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, मेटास्टेबल फ्यूजन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो हमें क्या चीज ध्यान रखना है, देखो दोबारा से देखते हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये मेटास्टेबल कर्व्स है, जो चाहे हमारे पास Eg हो, चाहे हमारे पास Bg हो, या हमारे पास Cg हो, ये मेटास्टेबल कर्व्स है। इन मेटास्टेबल कर्व्स को रिप्रेजेंट को स्टडी करने के लिए हमें इनका एक्सटेंडेड वर्जन देखना है कि ये कहाँ से आ रही है, बस ये चीज पता होना चाहिए। मेटास्टेबल स्टेट को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्टेट कहाँ से आ रही है। अगर हमें ये पता चल गया तो बस उसके सामने मेटास्टेबल लिख देना, मीन सडन चेंजेस की वजह से ये प्रोसेस सेम रहेगा, बट हमने थोड़ा सा सडन चेंज किया, दैट्स इट, राइट। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। ये हाँ, यहाँ तक हमारा कर्व कंप्लीट होता है, अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो हमारे पास एक पॉइंट है B, एक है हमारे पास C, हम ट्रिपल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अभी, एक है E और एक है G। ये हमारे पास 4 ट्रिपल पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। पहला है B, C, E और G। अगर B को ध्यान से देखो ना, तो B हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे 3 फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं, 3 फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होता है, देखो सल्फर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है तो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, इस पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम पे हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना चाहिए तो C माइनस P प्लस 2 में पुट करेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0। यानी कि ये जो पॉइंट है ये इनवेरिएंट पॉइंट है, मींस यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, दिस इज इनवेरिएंट पॉइंट। मींस इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम, ये तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास कितनी फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं ट्रिपल पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की, विच इज बी। बी को ध्यान से देखो तो बी पे कौन सी 3 फेजेस को एग्जिस्ट कर रही हैं, पॉइंट बी पे कौन सी 3 फेजेस को एग्जिस्ट कर रही है, तो पहला है रोम्बिक सल्फर, एक है हमारे पास सल्फर वेपर और ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वेपर्स को एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास है ट्रिपल पॉइंट बी। इसी तरह से सी को ध्यान से देखो, सी पे हमारे पास कौन कौन सी 3 फेजेस को एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमारे पास है मोनोक्लिनिक सल्फर, एक है हमारे पास सल्फर लिक्विड, एक है सल्फर वेपर्स। यहाँ पे तीनों ये जो फेजेस है को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला जो ट्रिपल पॉइंट है। नेक्स्ट हम ई की बात करें तो इस पॉइंट में हमारे पास सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड, ये तीनों आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा ट्रिपल पॉइंट। अब हम बात करते हैं जी की। जी क्या है, जी मेटास्टेबल कर्व्स से आया हुआ हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, तो हम जी को बोलते हैं, जी को हमारे पास है मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ये जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट का मतलब है जहां पे 3 मेटास्टेबल जो कर्व्स हैं या जो 3 मेटास्टेबल फेजेस है वो को एग्जिस्ट कर रही है, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो मेटास्टेबल को स्टडी करने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी 3 फेजेस को एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए हमें इन कर्व्स को देखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से कि जो हमारे पास बीजी कर्व थी, वो बीजी कर्व रिप्रेजेंट कर रही थी एबी की एक्सटेंडेड वर्जन थी, तो एबी का मतलब है रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर्स इक्विलिब्रियम पे थे। इसी तरह से यहाँ पे देखो सीजी कर्व को, ये हम पहले देख चुके, सीजी कर्व सीडी को एक्सटेंड करके आई थी, और जो सीडी थी वो सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर्स को के इक्विलिब्रियम को शो कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है ईजी कर्व, ईजी जो है ईएफ को बैक एक्सटेंड करके आई थी, और ईएफ जो है वो रोम्बिक सल्फर और सल्फर लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो इन तीनों को ध्यान से देखो तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो जी है दैट इज मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, वो सल्फर रोम्बिक के बीच में,
सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मींस यहाँ पे यही तीनों प्रोसेस, यही तीनों फेजेस इन्वॉल्व है ना इन तीन प्रोसेसेस में। इन तीनों मेटास्टेबल कर्व्स में तीन फेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम इनको कंबाइन करें तो मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट हो, अगर पूछे तो कोई कि मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन सी फेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और सल्फर वेपर्स को एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दिस इज मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, राइट। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स को स्टडी कर लिया, नेक्स्ट हम एरियाज को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास देखो कौन कौन से एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया का मतलब क्या होता है, जहां पे एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करते हैं, एरिया में एक फेज एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं, ए बी सी डी, इस ए बी सी डी के एरिया में सल्फर वेपर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ सल्फर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एरिया की, विच इज ए बी ई एफ, अब इस एरिया में हमारे पास सिर्फ रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मीन सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें बी सी ई एरिया की, तो यहाँ पे सल्फर मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करता है। और अगर हम नेक्स्ट एफ ई सी डी को देखें तो यहाँ पे सल्फर लिक्विड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इस फेज में सल्फर रोम्बिक, यहाँ पे सल्फर वेपर, यहाँ पे सल्फर लिक्विड और यहाँ पे सल्फर मोनोक्लिनिक। किस किस एरिया में है हमने यहाँ पे मार्क कर दिया एरियाज पॉइंट्स को देख के। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो सल्फ की कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज एरियाज। तो सिंगल कॉम्पोनेंट सिस्टम है, बिकॉज सल्फर की बात करें यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो P1 होगा। F की वैल्यू की बात करें तो C माइनस P प्लस 2 में पुट करेंगे, सो 1 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 2, यानी कि F2 है, यानी कि ये हमारे पास बाई वेरियंट है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हर एक प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने कर्व्स की बात नहीं की थी, कर्व की बात करते हैं कि हमारे पास की कर्व्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो देखो हमारे पास जितने भी कर्व्स थे ना, वहां पे हमारे पास दो फेजेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे। हम पहले सारे कर्व्स को देख चुके हैं, हर कर्व में दो फेजेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे। किसी भी कर्व को देख सकते हैं, सपोज ए बी कर्व को उठा लो, ए बी कर्व में सल्फर रोम्बिक और सल्फर वेपर्स जो है ये इक्विलिब्रियम पे थे। तो एक टाइम पे दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं C माइनस P प्लस 2 करके। तो 1 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि F की वैल्यू आई 1, दैट इज मोनोवेरिएंट। तो कर्व्स के कोरेस्पॉन्डिंग जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है वो आती है 1, एरियाज के कोरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है 2 और पॉइंट्स के कोरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है 0। इसे बोलते हैं इनवेरिएंट, इसे बाई वेरिएंट, इसे मोनोवेरिएंट, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया फेज डायग्राम ऑफ सल्फर को, कि किस तरह से कौन सी कर्व, कौन सा पॉइंट, कौन सा एरिया किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कर्व को ध्यान रखना कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि बेसिकली हो क्या रहा है। देखो अब यहाँ पे आता है, अगर हम एक पॉइंट हो रहा है कि अगर हम BE कर्व को ध्यान से देखें, अगर हम BE कर्व को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ट्रांजिशन कर्व है रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर की, राइट। और हम ये पहले ही देख चुके हैं कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये होता है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर, राइट। तो ये बात हमने पहले देख ली थी, इसे हम कर्व से भी देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को BE कर्व रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। आई होप कि आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।